न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर गौर करते हुए कहा कि ठीक है, न्यायालय के अंदर जो कानूनी का मामला है उस मामले में चलता है, लेकिन स्थगन को खारिज किया जाना चाहिए। आज स्थगन खारिज किया जाता है और मजदूर को कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। और ये एक हमारी मैदानी लड़ाई और कानूनी लड़ाई की एक जीत है कि बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, स्थगन जो हुआ था ये बढ़े हुए वेतन पर हुआ था, अब ये स्थगन समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से ये न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें के लिए मजदूरों और कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, जितने 25 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो इसका मतलब है कि उस 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन के का हित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं। और इसलिए सरकार से ये भी आग्रह है कि वो जो आदेश जारी करे उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखे कि 1 अप्रैल से अब तक का जो एरियर था उस एरियर के भुगतान के साथ बढ़ी हुई दरों को लागू किया जाए। अब हम लोग चूंकि इस लड़ाई में अभी शामिल हैं और अभी भी न्यायालय के अंदर स्थगन खारिज हुआ है, और उसको इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमको वैधानिक रूप से ये लड़ाई ये लड़नी है कि 2019 से ये न्यूनतम वेतन प्रभावी था और उसके आधार पर उसको आपने आधार बनाया पर लागू किया 1 अप्रैल 2024 से। तो इसका मतलब 2019 से 1 अप्रैल 2024 के बीच, अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2024 के बीच का जो एरियर है वो तो आपके समायुक्त के आदेश में नहीं था, तो उसको भी हासिल करना है, एक। नंबर दो, अभी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो आम मजदूरों का बजट बहुत ख़राब हो रहा है और ये पूरा ज़िंदगी तबाह हो रही है लोगों की। कोई किसी को, सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होना चाहिए। अक्टूबर 2024 में पुराना जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया था 2019 से, वो उसकी अवधि समाप्त हो गई। अब नया न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए हम लोग सब अधिकारी हो गए कानूनी रूप से, और हिंदुस्तान का कानून है, पार्लियामेंट का कानून है, अभी देश में लागू है कि अक्टूबर 2024 से जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण ड्यू हो गया उसे सरकार तुरंत करे और पिछली वाले की तरह कि 2019 में होना था 24 में किया, इस तरीके का विलंब अगर ना हो, इसके लिए हम लोग मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। और सारे श्रमिकों कर्मचारियों से हमारे ये आग्रह है कि उस लड़ाई में भी हम जैसे आपने इस लड़ाई में साथ दिया है उस लड़ाई में साथ। 2 दिन से आप लोगों के बीच में जो उत्साह का वातावरण है, जो उम्मीद जागी है कि आपके साथ हो रहा अन्याय खत्म हो सकता है और खत्म कराया जा सकता है, यह एक अच्छी बात है। आपके अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे यह भी महसूस होता है कि आप लोग संघर्ष के महत्व को समझने लगे हैं और समझ रहे हैं। यदि ऐसा है तो जिस अच्छी बात है, क्योंकि संघर्ष के बगैर अन्याय के खिलाफ लड़ने, अन्याय के खिलाफ बोलने से ही आपके साथ न्याय होगा। इसलिए संघर्ष का सबसे बड़ा महत्व होता है। यदि आप लड़ेंगे नहीं तो फिर आप जीतेंगे भी नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ हमको अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। हम अपने धर्म को ही आधार बनाकर अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलने लगे तो हमारी जीत निश्चित है। महाभारत हमारे क्या सिखाता है? महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत भी एक अन्याय था, उस अन्याय के खिलाफ लड़ा गया। दुर्योधन से पांडव क्या मांग रहे थे? 5 ही गांव मांग रहे थे ना, वो नहीं दिए उसने। नतीजा क्या हुआ? सब कुछ नष्ट।
दुर्योधन का पूरा, कौरवों का पूरा तामझाम, रियासत, सारा साम्राज्य खत्म, युद्ध हुआ, वो हारे, मरे। तो वो दुष्ट थे, अन्याय कर रहे थे, वो अत्याचारी थे, इसलिए लड़ना पड़ा। पांडव लड़े, उनके साथ न्याय था, भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने न्याय का साथ दिया, रास्ता बताया, जीत गए। रामायण का भगवान श्री राम ने रावण के साथ तमाम सारे शांति प्रस्ताव दिए, समझाने की कोशिश की कि आप सीता माता को भेज दीजिए, क्या के लिए आप अनावश्यक जिद पालेंगे। रावण नहीं माना, जिद किया था, हट पकड़े रावण। नतीजा क्या हुआ? भगवान श्री राम को भी लड़ना पड़ा और माता सीता को वापस लाया गया और श्रीलंका का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। तो साथियों, आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? जितना भी आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका मजदूर कर्मचारी है, वो कौन है? सब हिंदू है। उसमें 99% कामगार कर्मचारी वर्ग हिंदू है और उन्हीं हिंदुओं को इस सरकार ने गुलाम बना दिया है, गुलामों से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए में 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे तक काम करा रहे हैं और वह भी 6-6 महीने नहीं मिलता है। तो बताइए, इससे दुष्ट, इससे अन्यायकारी सरकार कौन सी हो सकती? अब इस सरकार को से आपको लड़ना है और इस सरकार को आपको हराना है और इस सरकार को हराकर ही आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और ये काम किया जा सकता है। जिन कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उनकी संख्या लाखों में है। उन्हें संगठित होकर सड़क पर आने की जरूरत है। इतने में ही ये सरकार डर जाएगी और आपके सामने सरेंडर हो जाएगी। जो हाई कोर्ट से स्टे हटा है वो आपके 7 महीने लगातार बोलते रहने के कारण ही हटा है। उससे सरकार डरी और सरकार डरती है बदनामी से। और आपको अपने संघर्षों के जरिए सरकार को डराना है, जनता को ये बताना है कि ये हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। समाज का 90% परिवार नौकरी पर निर्भर है, काम पे मत निर्भर है। नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं। और उस 90% आबादी के नौकरी के रास्ते जिस सरकार ने बंद कर दिए हो, तो बताइए कितनी बड़ा अन्याय है। और हमको भाषण दिया जाता है कि नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। नौकरी देने वाला कौन बनता है? पूंजीपति। क्या हम सब पूंजीपति हैं क्या? क्या आप सब पूंजीपति बन सकते हैं क्या? कारखाने के मालिक बन सकते हैं क्या? अगर सब कारखानों के मालिक बन जाएंगे तो फिर कारखानों में काम करने वाला कहां से आएगा? इसलिए सब तो मालिक नहीं बन सकते। लेकिन ये सरकार हमको भाषण देती है कि ये करिए, वो करिए, मांगने वाला नहीं, देने वाला बनिए। अरे भाई, ऐसी नीति बनाइए कि जिससे जो मांगने वाला है, जो नौकरी करना चाहता है, वो सम्मान से जिंदगी जी सके। और सम्मान से जिंदगी वो तब जी सकेगा जब उसके रोजगार में सुरक्षा होगी और सम्मानजनक वेतन मिल रहा होगा। तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन को रिवाइज करे। जो लोग जहां नौकरी पे लग जाए उसकी नौकरी स्थायी हो जाए, ये काम सरकार को करना है। लेकिन ये काम सरकार ने करने की बजाय हमें उपदेश देती है कि मांगने वाला नहीं, देने वाला बनिए। ये क्या है? ये हम सबको बेवकूफ बनाने की के भाषण है। इस सरकार ने सबसे सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण नौकरी होती है सरकारी सेक्टर की। हर माँ बाप चाहता है कि उसके घर का बच्चा एक सरकारी नौकरी में पहुंच जाए तो उसका परिवार सुधर जाएगा। ये हर माँ बाप का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में लग जाए।
और कोई ये नहीं चाहता कि उसका सरकारी नौकरी में पहुंच के वो कलेक्टर बन जाए, एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, ये भी नहीं चाहता। वो छोटी सी नौकरी चाहता है कि मास्टर बन जाए, पटवारी बन जाए, क्लर्क बन जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाए। अगर कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, तो कहीं चौकीदार बन जाए, कहीं व्रत बन जाए, कहीं सफाई कर्मी बन जाए, कहीं वाहन चालक बन जाए। ये छोटे से सपने हैं सरकारी दफ्तर में सरकारी नौकरी समाज के बड़े हिस्से के। इस सरकार ने क्या किया, पूरा सरकारी सेक्टर तहस नहस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। सरकारी नौकरी पूरी तरीके से खत्म कर दी। 20 साल में चपरासी की नौकरी मध्य प्रदेश की सरकार ने दे दी है। क्लास 4 की नौकरी जो सरकार नहीं दे सकती और उपदेश देती है बड़े बड़े, इन्वेस्टर मीट करती है। इन्वेस्टर मीट भी करती है तो इन्वेस्टर मीट में इतने करोड़ का निवेश आया, इतने लाख करोड़ का निवेश आया, लेकिन उसमें कभी ये बात नहीं आती कि उसमें जो काम करने वाला मजदूर जाएगा उसे हम 21,000 रुपए न्यूनतम देंगे, 31,000 न्यूनतम वेतन देंगे। ये बात आपने कभी किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की बात में सुनी? नहीं सुनी। तो साथियों, हमें इस बात को समझना है, हमें अपने धर्म को ही आधार मानकर, हमें अपने धर्म ग्रंथों को अपने सामने रखकर इस अन्यायकारी सरकार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में पांडव लड़े थे, जैसे भगवान श्री राम खुद लड़े थे। हमें उम्मीद है कि हम आर पार की लड़ाई की तैयारियां करेंगे और इस सरकार को घुटनों पर लाकर जो हमारा आउटसोर्सर स्थायी कर्मचारी जहां काम कर रहा है वहां उसका संविलियन कराएंगे। निजी क्षेत्र में भी जो ठेका श्रमिक है उसे न्यूनतम 21,000 रुपए मिले। इसके लिए हम व्यापक एकता बनाएंगे और संघर्ष करेंगे। नमस्कार।